इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो हमारे चाइना के अल्टरनेटिव रूट देगा। मतलब जो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है वो हमारी इंडियन सॉवरेनिटी का उल्लंघन कर रहा है। देखो, चाइना का एक इनिशिएटिव जो हमारे सॉवरेन स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से होकर पाकिस्तान होते हुए जा रहा है, जो हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन कर रहा है और हमारे लैंड रूट से जा रहा है, जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। तो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को टैकल करने के लिए, उसका अल्टरनेटिव रूट देने के लिए और इंडिया की सिक्योरिटी और एनर्जी के लिए ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है एक मील का पत्थर साबित होगा। मतलब इसके थ्रू इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों में अपने इनिशिएटिव बढ़ा सकती है। जैसे गवर्नमेंट टेररिज्म को टैकल कर सकती है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़। एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट जो है मिडिल ईस्ट से होता है, तो मिडिल ईस्ट से ईरान से हमारे अच्छे संबंध हो सकते हैं, इराक से अच्छे संबंध हो सकते हैं और हमारा सऊदी अरेबिया से एक अच्छे संबंध हो सकते हैं। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन और जियो स्ट्रेटेजिक टेंशन जो है वो हमारी ख़त्म हो सकती है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न। अदर रीज़न क्या है, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू हम यूरोप से कांटेक्ट कर सकते हैं और यूरोप में इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखो, अभी तक हम अमेरिका में बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते आए हैं और हमारा एक्सपोर्ट जो है अमेरिका में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट, मगर यूरोप और अदर नेशन से हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो हम ये इंपोर्ट को अपने घटा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। तो आज का आर्टिकल यही कह रहा है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर किस तरह से वर्क करेगा और ये चाइना के अगेंस्ट जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो एक तरह से डेट प्रोड्यूस कर रहा है अदर कंट्री में, उसको टैकल करेगा। देखो, ये मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग अभी रिसेंटली वेरियस गवर्नमेंट के बीच हुआ, जैसे इंडिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, यूएई, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। आप देख सकते हो इंडिया के मुंबई पोर्ट से हम कनेक्ट करेंगे अपने ओमान को और ये दुबई को, दुबई से हम सऊदी अरेबिया कनेक्ट करेंगे, सऊदी अरेबिया से इज़राइल को कनेक्ट करेंगे और इज़राइल से हम यूरोप कनेक्ट करेंगे। मगर सबसे हार्ड जो प्रोसेस है वो यहाँ होने वाली है, इज़राइल और अरब को कनेक्ट करने से। आप जानते ही हैं गाज़ा में वार चल रही है, बहुत सारे मासूम लोग मारे जा रहे हैं, तो अरब जो नेशन है वो वैसे भी इज़राइल और यूएसए के बहुत खिलाफ हैं। तो इस कनेक्टिविटी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और इस कनेक्टिविटी को अच्छे से टैकल करने के लिए आपको गाज़ा का वार रोकना पड़ेगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं इज़राइल के और ख़ासकर यूएसए के। ठीक है, अब ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये हमारा रेल रोड होगा, इसमें शिप होगा, ये सब चीज़ें होंगी। मतलब ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है। आप इसे अगर पूछता है प्रीलिम्स में, बाय द वे पूछता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर केवल शिपिंग से रिलेटेड है और ये स्वेज कनाल के रूट को ख़त्म करके स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के थ्रू जाएगा। तो लास्ट का पार्ट तो ठीक है, मगर शुरू का पार्ट गलत है। क्या कह रहा है कि ये केवल सी रूट नहीं, रेल भी है, रोड भी है, सी भी है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अभी जो हमारा माल ये यहाँ से जाता है स्वेज कनाल से होते हुए, रेड सी से होते हुए और बाब अल मंदाब से होते हुए ये हमारा जाता है, तो इस रूट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रूट में स्टेबिलिटी बहुत कम रहती है। यहाँ पर हौती का अटैक होता रहता है यमन में, कभी कभी आपने देखा होगा हमास का अटैक होता रहता है। तो इस तरह के क्राइसिस से इंडिया को जूझना पड़ता है। ये सब हमारे क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएंगे और हम इस रूट स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से होते हुए, पर्सियन गल्फ से होते हुए, सऊदी अरेबिया से होते हुए, इजराइल, सीरिया से होते हुए हम यूरोप में चले जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ईस्ट कॉरिडोर इन्होंने आर्टिकल में किस तरह से बताया है कि ईस्ट कॉरिडोर क्या होगा, इंडिया को कनेक्ट करेगा अरेबियन गल्फ से, आप देख चुके हैं यहाँ पर अरेबियन गल्फ से, और नॉर्थ कॉरिडोर क्या करेगा, अरेबियन गल्फ को यूरोप से कनेक्ट करेगा। एम क्या है इसका, मेन एम क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए जो इजीली सर्विस को और गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सके बिटवीन मिडिल ईस्ट और यूरोपियन यूनियन।
ठीक है, जैसे यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इसमें बहुत सारे रूट हैं, जैसे रेल रूट इसमें इंपॉर्टेंट रूट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी केबल से रिलेटेड है, डिजिटल कनेक्टिविटी है, और क्लीन हाइड्रोजन को कैसे इंडिया यूरोप से इंपोर्ट कर सकता है, और वेरियस अदर प्रोडक्ट, जैसे हम रिफाइनरी में बहुत अच्छा वर्क करते हैं, जैसे ऑयल की रिफाइनरी, तो हम ऑयल की रिफाइंड प्रोडक्ट को यूरोप में और मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये पार्ट है पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जो अनाउंस किया गया था 2021 में G7 समिट में यूके के द्वारा। ये काउंटर करने के लिए था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, ठीक है। अदर प्रोजेक्ट PGGI के क्या क्या है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर। ये जो पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट है, ये जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, इसको टैकल करने के लिए था, क्योंकि चाइना जो है डेट डिप्लोमेसी खेलता है, इसे डेट टर्म डिप्लोमेसी कहते हैं। इसमें क्या करता है, चाइना कंट्री को बहुत ज़्यादा लोन देता है और वो कंट्री उस लोन को चुका नहीं पाती है, तो इसके कंडीशन पे क्या होता है, वो अपने यहाँ पर चाइना की एम्बेसी बनाते हैं, चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट को रन करते हैं, जैसे श्रीलंका ने किया है और मालदीव अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर का पहली इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो बताई गई है, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। क्या होगा, ये ट्रेड रूट को कंसोलिडेट करेगा। आप जानते ही हैं कि मिडिल ईस्ट से हमारे संबंध अप एंड डाउन होते रहते हैं। ईरान हमारा हिस्टोरिकल पार्टनर है, कल्चरल टाइज हैं, सऊदी अरेबिया से कल्चरल टाइज हैं, और हमारा डायस्पोरा अप्रॉक्स 8 मिलियन डायस्पोरा मिडिल ईस्ट में है। तो क्या होगा, ट्रेड को फैसिलिटेट करेंगे और एक्सेसिबिलिटी हो पाएगी, ईजिली लोगों का आवागमन हो पाएगा, पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, मार्केट को हम एक्सेस कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। दूसरा, इनहेंस रीजनल कनेक्टिविटी। इनहेंस रीजनल कनेक्टिविटी क्या है कि इससे क्या होगा, हमारी क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन बढ़ेगा, एनर्जी सप्लाई होगी, और जो लॉजिस्टिक चैलेंजेस हैं वो हमारे ख़त्म होंगे। आप जानते हैं कि कैसे हमें लॉजिस्टिक इफ़िशियंसी से जूझना पड़ता है। हमारे पास कॉपरेशन नहीं हो पाता है कभी कभी मिडिल ईस्ट कंट्री से, कभी कभी हमारे पास ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी हमें देखने को मिलता है डिजिटल कनेक्टिविटी कम है। ये सब लॉजिस्टिक का पार्ट है, तो लॉजिस्टिक इफिशियंसी बढ़ेगी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनहेंस रीजनल कनेक्टिविटी। इकोनॉमिक यूनिटी, आप जानते हैं जब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, बहुत सी चीज़ों में कल्चरल टाइज बढ़ेंगे तो इकोनॉमी यूनिटी तो बढ़ेगी। तो इससे इंडिया का इफेक्टिव मीडियम बन पाएगा और इंडिया अपनी वैल्यू ओरिएंटेड प्रोडक्ट को वेस्ट एशिया और यूरोप में भेज पाएगा और इससे कॉपरेशन बढ़ेगा। इसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहते हैं बिटवीन इंडिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिप्लोमेटिक कोलैबोरेशन एंड जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप जानते ही हैं जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी वर्ड क्यों यूज हुआ है, आप जानते हैं किस तरह से मिडिल ईस्ट में हौती का आतंक चालू है, किस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारी जगह पर आपने ये चीज़ देखी होगी कि बहुत सारी जगह पर गाज़ा में क्राइसिस चल रहा है, सीरिया में क्राइसिस चल रहा है। तो जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आ पाती है, इसमें बहुत सारे रीजन होते हैं जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आने में। देखो, वर्ल्ड की कंट्री जो है आपस में कंपटीशन कर रही हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिलता है, क्योंकि वर्ल्ड नहीं चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड आगे बढ़े और इंडिया आगे बढ़े। तो इसकी वजह से अक्सर क्या होता है, ऐसी डिप्लोमेसी चलाई जाती है कि कोई भी कंट्री इंप्रूव ना कर पाए सिर्फ वेस्टर्न कंट्री के। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एजुकेशन का अभाव है। अब बताइए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, और जब एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा तो पीपल टू पीपल टाई बढ़ेंगे, इससे जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। डिप्लोमेटिक कोलैबोरेशन होगा, कैसे हम सिक्योरिटी में कोऑपरेट कर सकते हैं, काउंटर टेररिज्म में स्ट्रेटजी बना सकते हैं, इन सब चीज़ों में अच्छे से वर्क कर सकते हैं और रीजनल स्टेबिलिटी ला सकते हैं। ठीक है,
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिक्योर रीजनल सप्लाई चेन। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी सारी कंट्री मिलकर आपस में वर्क करेंगे तो मिलिट्री टाइज भी होंगे, ज्वाइंट एक्सरसाइज भी होंगी, जिससे जो टेररिज्म एक्टिविटी है और जो मिलिटेंट एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएंगी। इससे क्या होगा, रीजनल सप्लाई चेन में अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जब बहुत सारी इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में कंट्रीज वर्क करेंगी तो एनर्जी डेवलपमेंट में वर्क होगा, क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी ग्रिड बनेंगे और इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी तो बढ़ेगी। तो मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई सिग्निफिकेंस में, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड एक्सेसिबिलिटी, इनहेंस रीजनल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक यूनिटी, डिप्लोमेटिक कोलैबोरेशन एंड जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सिक्योर रीजनल सप्लाई और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का। देखो सबसे बड़ा इसमें सिग्निफिकेंस है, इंडिया का जो ट्रेड है वो स्पीड अप हो जाएगा। अप्रॉक्स इंडिया और यूरोप के बीच में मैंने बताया 40% तक आपका जो ट्रेड है वो बूस्ट हो जाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी तो गुड सर्विसेज ईजिली जा सकेंगे, तो हम लॉजिस्टिक चैलेंजेस से टैकल कर सकेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकेंगे, डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे सकेंगे। और हमारी एक्ट वेस्ट पॉलिसी, देखो एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो हम म्यांमार के थ्रू एक्ट ईस्ट में चलते हैं, और एक्ट वेस्ट पॉलिसी है, इसको हमें बूस्ट मिलेगा और बल मिलेगा। अब देख लेते हैं इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में क्या डिफरेंस है। देखो चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में इंट्रोड्यूस किया था। ये लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, इसमें 150 कंट्री और 30 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और 3000 प्रोजेक्ट है। एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के ओवर BRI क्या है, EMEC क्या है, कोलैबोरेटिव कंसल्टेशन है, मतलब इसमें ऑल पार्टिसिपेंट को कोलैबोरेटली किया जा रहा है। मतलब और दूसरा, चाइना ने जो BRI किया है सेंट्रली डिजाइन है, मतलब इसमें सेंट्रल का बहुत रोल है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, ये अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर है। राइटर का व्यू है कि ये वो कहना चाह रहा है इसमें चाइना ने डिजाइन किया है, इसमें कॉपरेट नहीं किया है अदर कंट्री ने। जबकि आप IMEC का देखेंगे, कोलैबोरेटिव कंसल्टेशन है और ऑल पार्टिसिपेशन है। तीसरा बेनिफिट क्या है, कॉमन बेनिफिट टू ऑल इन द रीजन, मतलब दूसरा बेनिफिट क्या है, इसमें सभी को बेनिफिट होगा। इसमें क्या है, चाइना के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और लोकल पॉपुलेशन को बल मिलेगा, मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इसमें क्या है, मैक्सिमम बेनिफिट चाइना को पहुंचाया जा रहा है। डेट क्राइसिस, आप जानते हैं चाइना डेट टर्म डिप्लोमेसी चलता है, इसमें डेट का कोई रोल है, दूसरी कंट्री के डेट को और कम किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। मतलब BRI इतना खराब नहीं है, मगर क्या है, राइटर जो व्यू है अपने IMC की तरफ ज्यादा रख रहा है, क्योंकि आर्टिकल का मेन मोटिव यही है। ठीक है, अब चैलेंजेस देख लेते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के। चैलेंजेस में क्या है, कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रीजन। आप जानते ही हैं डाइवर्स नेशन है, डाइवर्स कल्चर है, उधर ईरान शिया नेशन है, सऊदी अरेबिया सुन्नी नेशन है, उधर अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, उधर इजराइल यहूदी नेशन है। तो इससे क्या हो रहा है, डाइवर्स जियोपॉलिटिक्स है, अलग अलग उनके इंटरेस्ट हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये एक वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इशू है, इसको मतलब इसको सुलझाना बहुत ही मुश्किल बात है। और अनसर्टेनिटी तो पता ही है, अरब इसराइल के बीच वार चल रही है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से अनसर्टेनिटी है। तो इस प्रोजेक्ट में कॉपरेशन होना बहुत ही मुश्किल बात है, मतलब ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस है। दूसरी, एग्जिस्टिंग रिवलरी, हमें पता ही है चाइना जो है बहुत सारी कंट्री के ट्रेड रूट को ख़त्म करना चाह रहा है, अपनी डोमिनेंस करना चाह रहा है, और वो चाहेगा कि इजिप्ट को भड़का सके, क्योंकि स्वेज कनाल के थ्रू जो हमारा ट्रेड है और अदर कंट्री का ट्रेड है वो कम हो जाएगा, तो इजिप्ट की जो डोमिनेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इससे चाइना और इजिप्ट मिल सकते हैं और एक क्राइसिस इमर्ज हो सकता है। लॉजिस्टिक चैलेंजेस, आपको पता ही है मल्टी मॉडल नेटवर्क है ये, तो जियोग्राफिकल टीरेन बहुत बहुत डिफरेंट है, उधर टेररिज्म है, उधर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म इसमें कोई डिसाइड नहीं हुई है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, कागजी कार्रवाई, ये सब आपको देखना पड़ेगी। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न में तो कन्फ्लिक्ट वगैरह आ गए जो हमने पहले ही देख लिया। मल्टी मॉडल रूट, अब आप जानते हैं बहुत तरह के रूट हैं इसमें, तो ये भी एक चैलेंज। फाइनेंशियल कमिटमेंट, कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं भाई, इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया मिडिल ईस्ट
यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा नाम, मगर कोई भी लैक ऑफ कमिटमेंट, मतलब कोई भी कमिटमेंट नहीं है कि कैसे फाइनेंशियल एड दी जाएगी, क्या फाइनेंशियल कॉस्ट होगा, कैसे फाइनलाइज किया जाएगा। ये सब चैलेंजेस हैं। मतलब चैलेंजेस में लॉजिस्टिक चैलेंजेस, टेक्निकल चैलेंजेस और मल्टी मॉडल रूट और फाइनेंशियल कमिटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? स्टेबलाइज कीजिए डिप्लोमेटिक डायलॉग। भाई आप डिप्लोमेटिक डायलॉग करेंगे, कन्फ्लिक्ट को खत्म करेंगे, उन लोगों की मदद करेंगे पैसे से। इंटरेस्ट बेस्ड फॉरेन रिलेशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके प्रोजेक्ट हार्नेस होगा। हार्मोनाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इतना अच्छा रखिए कि फाइनेंशियल कनेक्टिविटी हो सके, जल्द से जल्द उन्हें पैसा मिल सके। इससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होगा। स्ट्रेंथन रीजनल कोऑपरेशन ऑन डिफेंस, डिफेंस में क्या है? ज्वाइंट एक्सरसाइज कीजिए, बहुत सारे ज्वाइंट इनिशिएटिव दीजिए और डिफेंस में मदद कीजिए, बहुत सारे आर्सेनल से मदद कीजिए ताकि वो मिलिटेंट से टैकल कर सकें, तो स्ट्रेंथन होगा इससे। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्रिएट रोबस्ट फाइनेंशियल फ्रेमवर्क। मैंने आपको बताया कोई फाइनेंशियल इसमें जबान नहीं दी गई है, कैसे क्या होगा, तो मल्टीपल स्टेक होल्डर को इंक्लूड किया जाना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोबस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए, मतलब रोबस्ट फाइनेंशियल फ्रेमवर्क बने। ठीक है, अब इंडिया का क्या इसमें बेनिफिट है? देखो, सिक्योरिटी सिस्टम तो हमारा अच्छा हो ही जाएगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, हमारे पास लॉजिस्टिक चैलेंजेस कम होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मिडिल ईस्ट में जो है एजुकेशन बढ़ेगी और मिडिल ईस्ट में जो इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ेंगे, इससे प्रॉस्पेरिटी आएगी, इससे हमारे सिक्योरिटी कंसर्न भी कम होंगे। जो आए दिन हमें कश्मीर में मिलिटेंट अटैक देखना पड़ते हैं, आए दिन कोई बलूच क्राइसिस हो जाता है, कभी कहीं कुछ हो जाता है, तो ये सब चीज़ें हमारी कम होंगी। ठीक है, थ्री पोल की पावर से कनेक्ट कर सकते हैं, ईरान, इजराइल, सऊदी अरेबिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, सबके अपने इंटरेस्ट हैं ताकि जो हम टेररिज्म को काउंटर कर सकें, हम अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सकें। तो इंडिया के जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं वो मिडिल ईस्ट में वो इंप्रूव होंगे और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी होगी। देखो अगला पॉइंट एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में, किस तरह से मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करके हम एनर्जी सिक्योरिटी को अपने कम कर सकते हैं, इंपोर्ट के बिल को घटा सकते हैं और एक्सपोर्ट, हम रिफाइनरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ऑयल के बीच में जो लॉजिस्टिक चैलेंज हैं, कभी कभी हमारे ऑयल की क्राइसिस आ जाती है, वो कम हो सकता है। ठीक है, डायस्पोरा, हमारा 8 मिलियन इंडियन डायस्पोरा अप्रॉक्स मिडिल ईस्ट में रह रहा है, तो उससे ईजिली कनेक्टिविटी होगी और हार्नेस होगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होगा, कल्चरल टाइज बढ़ेंगे। ठीक है, डिफेंस में हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। देखो डिफेंस इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत बढ़ रही है। अब ये डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ रही है तो हम डिफेंस के आर्सेनल और डिफेंस के प्रोजेक्ट जैसे ड्रोन वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं इजीली ईरान, इराक में, और बहुत सारे हम कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इंडिया का, इससे क्या होगा, वर्ल्ड लेवल पर ऑरा बढ़ेगा और इंडिया मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करके एक चाइना को टैकल कर सकता है और एक हार्मोनाइज सिस्टम बनाएगा, फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाएगा, जिसमें इन फ्यूचर यूएसए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आए दिन हम पे यूएसए जो दबाव डालता है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।